लेंगे, किस वेबसाइट से लेंगे, और उसके बाद जो है हम डेटा सेट को जो है लोड करवाएंगे या डिस्क्राइब करवाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और हम किस तरह अपने कोड को राइट करेंगे। हमारे पास इस वीक 2 का जो डाटा प्री प्रोसेसिंग का एजेंडा है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो रॉ डाटा है या डाटा सेट है उसको हम किस तरह प्री प्रोसेस करेंगे, उसके अंदर हम किस तरह मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है तो हम कैटेगोरिकल इनकोडिंग कैसे करेंगे, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, और पाइथन के अंदर ओवरऑल हम डाटा प्री प्रोसेसिंग को किस तरह हैंडल करते हैं ताकि हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल हो वो किस तरह जो है ट्रेन हो ताकि वो हमें बेटर प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग करके दे। अब हमारे पास सबसे पहले ये चीज है कि आप लोगों ने अपने पास ना डाटा सेट ले लिया, ठीक है, कैगल से डाटा सेट उठाया, फिर आप लोगों ने देखा कि वो डाटा सेट आपके पास जो है वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है। तो जो आपके पास वो डाटा है वो CSV फाइल है, वो बेसिकली आपके पास एक पूरा डाटा फ्रेम है, उसको हम DF भी कह सकते हैं, उसको सिर्फ डाटा से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो कि जिस तरह हम लोग C++ में बात करते हैं या जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं या पाइथन की बात करें तो हमें बेसिक लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में अगर पाइथन को आप लोग रन करते हो तो पाइथन की कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो, सेम इस तरह जब हम लोग गूगल कोलैब पाइथन के अंदर कोड करेंगे तो हर कोड के लिए कोई ना कोई बेसिक लाइब्रेरी होगी। अब हमारे पास है NumPy। बेसिकली NumPy की अगर इंटरव्यू में इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है कि पाइथन में आप लोग कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो, आप कह सकते हो कि NumPy पांडास की लाइब्रेरी और उसके बाद जो है sklearn की लाइब्रेरीज हम लोग जो है वो इंपोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब की करते हैं। तो ये बेसिक पाइथन लाइब्रेरीज हैं जिसकी डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। अब देखो कि NumPy अरे की जो हमारे पास बेसिकली एक लाइब्रेरी है वो क्यों यूज होती है, वो बेसिकली हमारे पास जितने भी हमारे पास कोई भी नंबर है, वेरिएबल्स हैं, उनको रीड करवाने के लिए हम NumPy की जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पांडास। पांडास की लाइब्रेरी हमारे पास यूज होती है कि हम अपने डाटा सेट को विजुलाइज कर सकें, व्यू कर सकें और रीड करवा सकें। लाइक दैट मैं कहूँ कि इंपोर्ट पांडास एज PD की लाइब्रेरी, सेम इंपोर्ट NumPy एज NP। तो NumPy की लाइब्रेरी किस तरह इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट NumPy एज NP, और पांडास की लाइब्रेरी होगी इंपोर्ट पांडास एज PD। अब इंपोर्ट पांडास एज PD की लाइब्रेरी हम लोग जब सबसे पहला स्टेप फॉलो अप करेंगे कि हमने डाटा सेट रीड करवाना है तब हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे करली ब्रेसिस के अंदर उसने अपना जो है ना डाटा सेट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कैगल से हमने डाटा सेट की जिप फाइल डाउनलोड किया उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से CSV फाइल ले लेंगे। तो अब हमने इंपोर्ट पांडास एज PD की लाइब्रेरी लिखी सेम, और नीचे हम लोगों ने क्या किया कि अपना जो है कोड जो है वो पाथ जो है ना उसको फॉलो अप करके अपना कोड लिख लिया। उसके बाद उस डाटा फ्रेम को हम लोगों ने रीड किया और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। तो ये बेसिक है यहाँ पे कि हमारे पास पांडास की लाइब्रेरी कौन सी है और NumPy की लाइब्रेरी कौन सी है। नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास डाटा सेट आ गया, डाटा सेट की हमने CSV फाइल देख ली। देखो वो जो डाटा सेट है उसकी CSV फाइल भी हो सकती है, एक्सेल फाइल भी हो सकती है, कोई मेटा डाटा की फाइल भी हो सकती है, ठीक है। इट्स अप ऑन दी डाटा सेट रिक्वायरमेंट कि उन्होंने कैगल के ऊपर डाटा सेट किस तरह पब्लिश किया है, ठीक है। अब अगर तो आपके पास CSV फाइल है तो आप उसके लिए एक बेसिक सा कोड है कि सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज PD की लाइब्रेरी आएगी, और DF क्या है, डाटा फ्रेम है, इज इक्वल टू PD क्या है, वही लाइब्रेरी है, डॉट रीड CSV, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लोग उसी को जो गूगल कोलैब के अंदर आप लोग वहां पे फाइल अपलोड करोगे उसको क्या करोगे, उसको कॉपी पेस्ट करके उसका पाथ कर दोगे, ठीक है। तो आपने जो है ये एक सिंपल सी लाइब्रेरी वहां पे, लाइब्रेरी के बाद आप ये कोड लिखोगे, अपने CSV फाइल का पाथ दोगे, उसको रन करोगे, वो रन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अगर एक्सेल फाइल है तो उसके लिए DF PD डॉट रीड CSV की जगह एक्सेल लिख दोगे आप लोग, और देन आप जो है एक्सेल फाइल का पाथ दे दोगे। वो अभी हम लोग करते हैं गूगल कोलैब के अंदर, ये छोटी सी एक्सरसाइज के हम लोग इसको किस तरह कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि हमने अपने डाटा सेट को जो है वो पाथ प्रोवाइड करना है। अब अगर
डेटा सेट को मैंने लोड करवा दिया, रीड भी करवा दिया। अब मैंने डेटा सेट को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब डेटा सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो CSV फाइल है उसके अंदर नंबर ऑफ जो है कॉलम्स क्या है, इनपुट फीचर्स क्या है, या आउटपुट फीचर पे क्या चीजें लेबल है, लाइक दैट। उसकी बेस के ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। देखो, डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लिखते हैं कि प्रिंट और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर df डॉट हेड, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम्स को वहां पे क्या कर देता है, डिस्क्राइब कर सकता है। सेम अगर हम लोग उसका स्टैटिस्टिक अबाउट डाटा करेंगे तो प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स df डॉट हेड की जगह df डॉट डिस्क्राइब स्मॉल ब्रैकेट्स जो है ना क्लोज कर देंगे। तो इस तरह अब देखो कि यहाँ पे ना मशीन लर्निंग के दो स्टेप्स फॉलो अप हो गए। एक ये कि हमने अपने डाटा सेट को किस तरह लोड करना है, और दूसरे नंबर पे ये कि हमने अपने डाटा सेट को किस तरह डिस्क्राइब करवाना है, किस तरह जो है उसकी फ्यू रोज को करना है, और किस तरह उसका बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखना है। ठीक है। अब जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमने जो डाटा सेट फाइंड करना है वो हम उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। लाइक दैट हम कैगल को यूज कर सकते हैं, या यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरी, वहां पे फेमस डाटा सेट हैं जो कि इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस, एफआईपी, थीसिस, साइनोप्सिस के अंदर वही ज्यादा यूज होते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करो, ताकि अगर इन केस आपको कहीं पे भी साइट करना पड़े तो आप उस वेबसाइट को वहां पे साइट करो। अब हमारे पास है कि जैसे ही हम लोगों ने डाटा सेट से लिया, देन हम लोगों ने वहां पे चेक किया कि हमारे पास डाटा सेट जो है वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड डाटा सेट है। ठीक है। आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि सुपरवाइज्ड डाटा सेट कौन सा होता है और अनसुपरवाइज्ड डाटा सेट कौन सा होता है। कोई भी अनम्यूट कर सकता है खुद को। मैम सुपरवाइज में लेबल डेटा होता है और अनसुपरवाइज में रॉ डेटा होता है नॉन लेबल। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? ठीक है, ग्रेट अली अहमद। अब देखो कि जब हमने देख लिया कि हमारे पास डाटा सेट आ गया, डाटा सेट को फाइंड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डाटा सेट सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। उसकी बेस के ऊपर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि अब अगर हमारे पास सुपरवाइज्ड डाटा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास वो डाटा सेट अनसुपरवाइज्ड है, लाइक हमारे पास सारी इनपुट वैल्यूज हैं लेकिन आउटपुट वैल्यूज नहीं है, तो हम लोग उसके लिए क्राइटेरिया कोई ना कोई डिसाइड करेंगे ताकि हम डाटा सेट को यूजेबल बना सकें। लाइक दैट हम उसके ऊपर कोई एक और न्यू कॉलम ऐड करें कि जिसमें क्लास हो। लाइक अब देखो कि आप लोगों का इस वीक का फोकस क्या है। आप लोगों ने अपने डाटा सेट को रीड करवाना है, डाटा सेट को डिस्क्राइब करना है, देन आपने देखना है कि अगर आपके पास डाटा सेट जो है वो सुपरवाइज्ड है तो ओके है, लेकिन अगर अनसुपरवाइज्ड है तो आपने कोई ना कोई इंटरनेशनल क्राइटेरिया लेना है जिसकी बेस के ऊपर आपने अपने डाटा सेट का एक न्यू कॉलम बनाना है। लाइक वो क्लास हो सकती है, वो आउटपुट हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो है मेरे पास ना पूरे पंजाब की 34 डिस्ट्रिक्ट का डाटा सेट हो। ठीक है। उस डाटा सेट के अंदर डिफरेंट मतलब कि जिस तरह 34 डिस्ट्रिक्ट है और उन 34 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी रेनफॉल हुई हुई है, लाइक 0.033 मिलीमीटर है या कितने भी, वो पूरे मंथ का डाटा सेट पड़ा हुआ है और पूरे मंथ में हर डे का डाटा सेट पड़ा हुआ है। लेकिन देखो 34 डिस्ट्रिक्ट है, इन 34 डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट रेनफॉल लेवल होगा हर रोज का। ठीक है। अब लेकिन मेरे पास कोई आउटपुट नहीं है, लाइक दैट नहीं पता कि आज के इस दिन और इस डेट इस मंथ में जो है हमारे पास रेनफॉल जो है वो हाई थी, मॉडरेट थी या लो थी। ठीक है। तो अब देखो मेरे पास डाटा सेट है लेकिन डाटा सेट की कोई भी आउटपुट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना एक क्राइटेरिया सेट करूंगी। अब जो मैं क्राइटेरिया सेट करूंगी वो मैं कहीं पर भी चैट जीपीटी से नहीं लूंगी। लाइक दैट मैं क्या करूंगी, मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं अगर रेनफॉल की बात करूं तो मैं हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम लोग लेंगे। सेम एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो हमारे पास पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। सेम तो अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंटरनेशनल जो है ग्रिड कोड का डाटा पड़ा हुआ है तो वापडा का पड़ा हुआ है। लाइक दैट जो रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, लाइक जो आपने डाटा सेट चूज किया है उसकी बेस के ऊपर आपने देखना है कि कौन सा इंटरनेशनल क्राइटेरिया हम लोग ले लेते हैं। देखो समटाइम्स हम जो डाटा सेट ले रहे होते हैं ना वो किसी और कंट्री का होता है। लाइक मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के न्यू मैक्सिको का एक डाटा सेट ले लिया, उस डाटा सेट के ऊपर मैंने AI ML इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं ये नहीं कर सकती कि उस डाटा सेट के ऊपर
पाकिस्तान का कोई भी जो है मैं उसके ऊपर क्राइटेरिया सेट कर दूं, मैं क्या करूंगी कि मैं इंटरनेशनल लेवल का कोई भी एक क्राइटेरिया लूंगी जिसमें थोड़ी बहुत मतलब वेरिएशन हो सकती है, लेकिन मैं उसको, क्योंकि रिसर्च हो, एफवाईपी हो या कोई भी चीज हो, इसमें हमारे सुपरवाइजर्स हमेशा हमें यही कहते हैं कि आप लोगों ने थोड़ी नावल इंसेम्बल अप्रोच लेके आनी है जो कि प्रीवियस से थोड़ी डिफरेंट हो। तो आपने जब भी कोई इंटरनेशनल क्राइटेरिया लेना है तो उसको आपको साइट लाजमी करना पड़ता है कि आपने ये क्राइटेरिया किसकी बेस पे किया है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से उठाते हैं, लाइक दैट वो कहें कि रेनफॉल का जो है मुझे क्राइटेरिया दे दें। चैट जीपीटी अपनी तरफ से क्राइटेरिया बनाता है और बच्चे जो हैं उसको पेस्ट करके सारा कुछ कर लेते हैं। बाद में सुपरवाइजर्स उनसे पूछते हैं कि बेटा ये क्राइटेरिया कहाँ से साइट किया है, तो वो चुप रहते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई हमने चैट जीपीटी से लिया है, तो ये बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा गलत मतलब इंप्रेशन पड़ता है कि आप लोग एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया को जो है वो लो, उसकी बेस के ऊपर अपना क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड करो ताकि आपका जो भी डाटा सेट है उसकी आउटपुट आ सके। देखो, मैंने रेनफॉल की बात की तो जब भी कोई भी कंडीशन या कोई भी क्राइटेरिया आता है तो उसके अंदर इफ एल्स की या इफ एलिफ जो है एल्स की कंडीशन आती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर रेनफॉल 0 है तो मेरे पास प्रिंट हो क्या है, नो रेन। अगर मेरे पास रेनफॉल जो है लेस देन और इक्वल टू 10 हो तो लाइट रेन आएगी। अगर मेरे पास रेनफॉल जो है वो लेस देन और इक्वल टू 30 आए तो मॉडरेट रेन आए, एज मेरे पास क्या है, हैवी रेन आए। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन लगेगी इफ एलिफ एल्स की लग सकती है, इफ एलिफ एलिफ एल्स की लग सकती है। तो ये बेस करता है कि आपके पास जो कंडीशन है वो 1 से 2 है, 1 से 2 है तो इफ एल्स की लग जाएगी, 1 से 2 से 3 है तो इफ एलिफ एल्स की लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो क्राइटेरिया लिया हुआ है उस क्राइटेरिया के अंदर कंडीशन लगा के करना है। ठीक है, तो आज के लिए जो है ना हमारा 3 इस वीक में है। सबसे पहले डाटा सेट को रीड करवाना है, फिर डिस्क्राइब करवाना है, देन देखना है कि अगर वो सुपरवाइज्ड है तो ओके है, अगर वो अनसुपरवाइज्ड है तो उसके लिए कौन सा इंटरनेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस वीक की जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें आप नेक्स्ट वीक तक ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो फुलफिल करके आएंगे। ठीक है, आगे हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि अगर जैसे हम लोगों ने डाटा सेट को रीड करवाया, लाइक रीड इंपोर्ट पांडाज एसपीडी की लाइब्रेरी आई, उसके बाद सीएसवी फाइल को रीड करवाया तो डाटा या डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, और आगे जो है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने एक पाथ दे देना है और उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर डाटा सेट को डिस्क्राइब करना है डीएफ डॉट हेड भी लिख सकते हो और उसके बाद डीएफ डॉट डिस्क्राइब लिख सकते हो, डीएफ डॉट इन्फो लिख सकते हो, तो आप अपना बेसिक डाटा सेट को वहां पे डिस्क्राइब कर लोगे। ठीक है, अब लोग जो है ना अभी करते हैं उसको, गूगल को लैब को एक दफा ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर भी साथ के साथ ये स्टेप्स करते चलते हैं। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये देखो, हमने गूगल को लैब के ऊपर आए हैं, इसमें मैंने प्लस न्यू नोटबुक पे कर लिया। ठीक है, अब गूगल कोलैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फाइल का है, एडिट का है, व्यू का है, और उसके बाद इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट होगा ना वो ये फोल्डर टाइप होगा। जैसे ही हम इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। लाइक दैट मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई सीएसवी फाइल पड़ी हो तो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, एक्सेल फाइल पड़ी हुई है। मैंने इसको क्या किया, ओके किया। तो आप लोगों ने इस फोल्डर के ऊपर आके आप लोगों ने इसको क्या करना है, अपलोड करना है। अब देखो ये मेरे पास सेल है और ये सेल यहाँ से रन होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपने डाटा सेट को रीड करवाना है। समटाइम्स आप लोग यहाँ पे अपनी आसानी के लिए टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, लाइक ये कोड का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। मैं टेक्स्ट में लिखूं कि मैंने लोड डाटा सेट करना है। ठीक है, मेरा पहला ये हो गया। ठीक है, अगर मैं कमेंट ऐड नहीं करती तो मैं टेक्स्ट ऐड करके अपने अपने लिए चीजों को इजी कर सकती हूँ, ताकि अगर मैं बाद में भी देखूं तो मुझे पता हो कि मैंने कौन सा स्टेप किया। अब सबसे पहले मेरा स्टेप था, मैंने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। आपको इसके साथ साथ सुजेशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, रन किया, मेरे पास ये रन होगी। ठीक है, प्लस कोड। अब मैं यहाँ पे करती हूँ कि डीएफ
अब देखो कि आपके पास यहाँ पे इसका कॉपी पाथ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एरर ये आ रहा है, ओके। अब देखो मेरे पास ये क्या हो गया, ये CSV फाइल, यहाँ पे मेरे पास एक्सेल फाइल थी तो मैंने यहाँ पे एक्सेल कर लिया। अगर मेरे पास यहाँ पे CSV फाइल होती तो मैं इसको pd.read CSV कर लेती। अब मैंने दो स्टेप्स कर लिए, मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की और डाटा सेट को लोड कर लिया, फर्स्ट स्टेप। अब मैंने प्लस करना है, मैंने अपने डाटा सेट को डिस्क्राइब करना है, तो मैं कहूंगी df.head। एक दफा मैं इसको इस तरह करती हूँ, ठीक है। मैंने df.head किया है तो ये हमारे पास जो है साइंटेक्स नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगी। तो जैसे ही मैंने df.head किया तो मेरे पास जो डाटा सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स क्या है मेरे साथ, वो मुझे वो सब शो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि df.head हो गया। अब df.describe, ठीक है। अब हम इसको रन करवाते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास डाटा सेट के अंदर कौन से कॉलम्स हैं, उनका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो हम सबको उनका मीन मैक्स सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब df.info करते हैं हम लोग, ठीक है। अब df.info में हम लोगों ने किया है तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है। तो बेसिकली ये भी डाटा सेट को जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि ओवरऑल जो है ना देख लिया, दो स्टेप कर लिए कि लोड डाटा सेट किस तरह करना है, डाटा सेट को डिस्क्राइब कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था कि क्राइटेरिया, अगर सुपरवाइज्ड है तो ओके है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर तो वो अनसुपरवाइज्ड है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे कि दोबारा से जो है अपने जो है यहाँ से इसको Ctrl+C करके यहाँ पे जो है पेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना इफ एल्स एलिफ की जो कंडीशन है, इस वीक में आप देखें कि आपका इंटरनेशनल क्राइटेरिया क्या बन रहा है। तो आपने जो है थर्ड स्टेप के अंदर अपना इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो आपने चूज किया है उसको कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे आपके डाटा सेट के अंदर लाइक दैट यहाँ पे आपके पास एक और न्यू कॉलम बन जाएगा लाइक आउटपुट का, ठीक है। आप df.head जो ऐड करोगे एक न्यू कॉलम जिसके ऊपर कोई ना कोई आउटपुट आएगी। वो आउटपुट क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है, वो आउटपुट हो सकती है कि लो मॉडरेट हाई की हो सकती है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो आज के हमारे यही 3 स्टेप्स थे। अब हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स पे आते हैं अपने। तो आगे हमारे पास है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग के हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले क्या किया, डाटा सेट को लोड किया, डिस्क्राइब किया, उसके बाद देखा वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। देन हम लोगों ने डाटा सेट की प्री प्रोसेसिंग की। बेसिकली अगर हम लोग कहें कि डाटा प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर ही क्यों है, हम लोग डाटा प्री प्रोसेसिंग के बगैर नहीं चल सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है उसमें बड़ी डुप्लीकेट रोज होती हैं, बड़ा नॉइसी डाटा सेट होता है, बड़ा रॉ डाटा होता है, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल उसके ऊपर अच्छी जो है वो प्रिडिक्शन नहीं दे पाता। तो हम लोगों को डाटा प्री प्रोसेसिंग, देखो समटाइम्स ना हम कोई FYP या कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या इवन अपनी कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं, उसमें स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटा कुछ आए ना आए, आपको एटलीस्ट स्टेप्स आने चाहिए कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो अप करके इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग इसलिए जरूरी है ताकि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल बेटर ट्रेन हो सके। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट जो है ना स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि हम डाटा सेट के अंदर चेक कर लें कि हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। तो अगर डाटा सेट के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज को चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स आगे df.is null और स्मॉल ब्रैकेट्स डॉट सम। तो आप इसको याद भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए चेक मिसिंग वैल्यूज का सिर्फ एक स्टेप तैयार कर लोगे ना, तो आप वो ChatGPT से भी कोड उठा सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टेप कौन सा लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास जब आपने मिसिंग वैल्यूज को चेक कर लिया और कहीं ना कहीं आपको पता लग गया कि किसी कॉलम के अंदर वो वैल्यू जो है वो मिस है, तो वहां पे क्या होगा कि मीन और मीडियन के थ्रू आप लोग क्या करोगे, आप उसको फिल कर दोगे,
ठीक है, लाइक दैट यहाँ पे आए कि एज एक कॉलम है, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है, तो डीएफ क्या है, डाटा फ्रेम है उस लिस्ट के अंदर, लाइक एज है, एज को हमने अब फिल करना है डीएफ एज डॉट मीन से, मतलब पूरी जितनी भी नंबर ऑफ कॉलम के अंदर नंबर ऑफ रोज हैं हम उनका मीन लेंगे और उसकी बेस के ऊपर अपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लेंगे। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर मिसिंग वैल्यूज हैं उनको चेक करो, और जिस कॉलम के अंदर अगर मिलती हैं तो आप उसको क्या कर दो, फिलअप कर लो, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बता रही थी, क्राइटेरिया में मैंने आप लोगों को एक चीज कही कि अगर हम इफ एल्स की कंडीशन लगा रहे हैं और मैं कहूँ कि अगर रेन इज इक्वल टू 0 है, इफ रेन इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट होके आए नो रेन, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल हमेशा जो है कभी भी जो है टेक्स्ट के ऊपर अच्छे जो है ना रिजल्ट्स नहीं देता, उसके लिए हमेशा न्यूमेरिक और वेरिएबल फॉर्म में डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ जाएगा लाइक तो वो क्या हो जाएगा, वो कैटेगोरिकल डाटा होगा, ठीक है। उस कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, हम टेक्स्ट को जो है वो इनकोड करेंगे और उस टेक्स्ट को इनकोड करके हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम के अंदर जेंडर है और जेंडर कॉलम के अंदर जो है मेल और फीमेल आता जा रहा है होल डाटा सेट के अंदर। तो मैं कहूँ कि मैंने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है और मैंने कैटेगोरिकल कॉलम, मुझे पता लग गया कि टेक्स्ट आ रहा है तो ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो मैंने इसको हैंडल करना है, तो वहां पे मैं इनकोडिंग करूंगी, ठीक है। लेबल इनकोडिंग और फोर्ट इनकोडिंग, दो टाइप्स की इनकोडिंग होती है जहां पे हम अपने डाटा सेट के कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कि जब हम कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करेंगे तो हम उस टेक्स्ट को किसी ना किसी वेरिएबल, किसी ना किसी न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो जैसे मेल है उसको हम कंसीडर कर लेंगे 0 और फीमेल को हम कंसीडर क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो कि कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरह की जो है इनकोडिंग्स है, एक है लेबल है, एक है हॉट इनकोडिंग। तो लेबल इनकोडिंग के अंदर हम लोगों को कोई एक लाइब्रेरी चाहिए, वो लाइब्रेरी कौन सी है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। देखो sklearn की लाइब्रेरी इस तरह की है जो कि ओवरऑल दी मतलब AI/ML के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जिसके अंदर प्री प्रोसेसिंग, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट होगी, मॉडल को जो है रैंडम फॉरेस्ट कोई भी मॉडल होगा वो भी हम sklearn लाइब्रेरी से ही उठाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना कि फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, लाइक कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए हमने लेबल इनकोडर को किया, ठीक है। आगे हमने लिखा ली इज इक्वल टू लेबल इनकोडर, मतलब हम लोगों ने इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा और यहाँ से इस फंक्शन को रिकॉल किया, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा कॉलम था जो कि कैटेगोरिकल डाटा की फॉर्म में था, डीएफ, और लिस्ट के अंदर क्या था, लाइक दैट जेंडर कॉलम था। तो एल मतलब ली लेबल इनकोडर नीचे आ गया और फिट ट्रांसफॉर्म कर देना है हमने जेंडर को, मतलब कि जो हमारे पास कॉलम था जो कैटेगोरिकल डाटा दे रहा था हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक फॉर्म 0 और 1 में। तो सबसे पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग में मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। दूसरे नंबर पे अगर हमारे पास कोई भी कॉलम इस तरह का है जिसके अंदर टेक्स्ट ही टेक्स्ट आ रहा है तो हमने उसको किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो हमारे पास क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया होता है ना, वही बेसिकली कैटेगोरिकल डाटा कैटेगोरिकल कॉलम आ जाता है, तो हमें उसको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल या न्यूमेरिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। समटाइम्स डाटा सेट के अंदर इस तरह होता है, जैसे जेंडर कॉलम है ना तो सेम रेनफॉल इंटेंसिटी और नीचे हैवी रेन, नो रेन, मॉडरेट रेन और वायलेंट रेन। तो हम क्या करते हैं, हम एज इट इज उसको उठा के उसके ऊपर ML इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम पहले क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम लेबल इनकोडर लगा के लाइब्रेरी इंपोर्ट करके देन हम लोग उस कॉलम को लेते हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी इज इक्वल टू ली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करना है डीएफ कौन से उसको डीएफ और उसमें क्या है रेनफॉल इंटेंसिटी। तो मैं अपने जो कॉलम होता है उसको जो है कैटेगोरिकल से लेके न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आऊंगी, देन मैं आगे मूव करूंगी। अब हमारे पास आगे आता है कि इसके अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का भी हम कंसेप्ट ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो कोडिंग के स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज हों, और जहाँ पे हमारे पास मेथडोलॉजी सेक्शन कहीं पे भी आए, FYP में, थीसिस में, या हमारे पास जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आए, तो हम लोग अपनी रिपोर्ट को जो है और अपने रिजल्ट्स को इन्हेंस कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन भी हम देख सकते हैं। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी आपके पास लाइब्रेरी होती है फ्रॉम sklearn डॉट प्री
प्रोसेसिंग, इंपोर्ट मीन मैक्स स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर। इसकी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करके देन नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 रहे। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि हम वैल्यूज को स्केल करते हैं बिटवीन मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 ताकि वो पॉइंट के आसपास ही रहे। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास जो है हमने सबसे पहले अगर नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करनी है तो हम अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। देखो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से ही हमने इंपोर्ट की मीन मैक्स स्केलर फॉर नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्ड स्केलर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हमने इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। अब हमने लिख लिया स्केलर, ठीक है, मीन मैक्स स्केलर। तो स्केलर इज इक्वल टू मीन मैक्स स्केलर स्मॉल, क्योंकि हमने उसको ऊपर से ही जो है ना वो रिकॉल किया है। और उसके बाद डीएफ, और हमारे पास लिस्ट के अंदर क्या है कि एज नॉर्म स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब एक कॉलम लेके उस कॉलम के ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। तो सेम जैसे नॉर्मलाइजेशन है वैसे ही हम लोगों ने एक सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। उसके बाद उनको जो है उसका कोड लिखना है और उसके ऊपर जो है अपनी नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर देनी है। आगे हमारे पास क्या है कि डेटा सेट फाइंडिंग एंड डेटा सेट प्री प्रोसेसिंग, सेम वही स्टेप्स है हमारे पास के हम लोगों ने। अब देखो कि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमने जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो है कैटेगोरिकल कॉलम को जो हैंडल किया है तो दो टाइप्स की इनकोडिंग थी। एक लेबल इनकोडिंग थी जहाँ पे हम किसी भी एक कॉलम को की कैटेगरी को किसी भी नंबर के साथ जो है वो रिप्लेस करते थे। और दूसरे नंबर पे होती है वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग में हमारे पास क्या होता है कि मेक न्यू कॉलम फिल विद 0 और 1, मतलब कि लेबल इनकोडिंग के में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर कैटेगरी दी हो तो हम उसी के अंदर जो है उसके लाइक दैट रेन, नो रेन, हैवी रेन, वायलेंट रेन, तो उसको 0 1 2 से रिप्लेस कर देते हैं। और वन हॉट इनकोडिंग का क्या होता है कि वहां पे हम अपना न्यू एक कॉलम जनरेट करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया। तो आज के लेक्चर में जो है यही चीजें थी। अब मुझे बता दें कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, देख लो दोबारा से एक दफा बता रही हूँ इसमें कि इस पूरे लेक्चर के अंदर सबसे पहले ये था कि हम लोगों ने डेटा सेट को लोड किस तरह करवाना है गूगल कोलैब के अंदर। वो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी CSV या एक्सेल फाइल किस तरह अपलोड करनी है। CSV एक्सेल फाइल को अपलोड करके हमने डेटा सेट को सबसे पहले रीड करवाना है। एक दफा डेटा सेट रीड हो गया, एक स्टेप हो गया। उसकी लाइब्रेरी कौन सी है, बेसिक इंपोर्ट पांडाज SPD की, आपको वो आनी चाहिए। दूसरा स्टेप था कि हमने अपने डेटा सेट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डेटा सेट को डिस्क्राइब आप लोग कर सकते हो कि df.info, df.head आप लोग कर सकते हो, df.describe कर सकते हो, तो अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सकते हो। तीसरे नंबर पे ये था कि आप लोगों ने देखना था कि आपके पास जो डेटा सेट है वो क्या है, सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। अगर तो सुपरवाइज्ड है तो ओके है, लेकिन अगर अनसुपरवाइज्ड है तो आप लोग क्या करोगे कि आप उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया चूज करोगे। आप कोई भी इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन रखोगे ताकि आपके पास जो है एक न्यू कॉलम बने, या तो जहां पे आप लोग उसका क्राइटेरिया डिसाइड कर दो ताकि आपके पास जो डेटा सेट अनसुपरवाइज्ड है वो सुपरवाइज्ड बन जाए, ताकि आप अपने डेटा सेट को मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर सको, ताकि उसके ऊपर बेटर प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर सको। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब उसके बाद हमने देखा डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर समटाइम्स हम लोग जो है डुप्लीकेट वैल्यूज को भी देख लेते हैं कि अगर है या नहीं है। तो अगर है भी तो वो उसको क्या कर देते हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे डेटा सेट के अंदर कोई भी इस तरह का कॉलम है जिसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग उसको कैटेगोरिकल डाटा को, उस जो है हमारे पास जो डाटा सेट होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं उसको कि पूरा देख के कि अगर कोई भी कॉलम है तो उसको कैटेगोरिकल कॉलम को वेरिएबल की फॉर्म में वहां पे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था कि स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है इस वीक का, आपका टास्क ये है कि आप देखें कि आपके पास अगर डाटा सेट जो है वो अनसुपरवाइज्ड है तो उसका क्राइटेरिया लेके आए और अपने गूगल कोलैब फाइल के अंदर अपना अपना डाटा सेट रीड करवाएं। उसके ऊपर डाटा सेट लोड किस तरह करना है उसका जो है
वो पूरा जो है कोड लिखें, उसके बाद डेटा सेट को डिस्क्राइब करें और सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड तक करें। आगे है डेटा सेट का जो है ना ओवरऑल ये है कि डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग है। प्री प्रोसेसिंग की जो कोडिंग है और उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज अगर डेटा सेट अनसुपरवाइज है तो आप लोगों को उनका जो है वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो भी है वो लो, ठीक है। और अबिया कह रही हैं विल दिस वर्क फॉर चेकिंग मिसिंग वैल्यूज इन वीएस कोड? यस अबिया, वी कैन डन इन वीएस कोड, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डू इन गूगल कोलैब, बिकॉज मैंने जो है आप लोगों को जो तैयारी करवा रही हूँ इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर आपका एफआईपी आता है या आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर फ्रीलांसिंग का काम करना है ना तो उसमें बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो बीएस और एमएस लेवल के आते हैं। अगर बीएस लेवल के भी प्रोजेक्ट्स आए तो सबसे पहले गूगल कोलैब के अंदर ही हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं पिकल फाइल। देन विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके हम लोग उसकी कोई ना कोई फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर अपना जो है ना मशीन लर्निंग मॉडल वहां पे जो है लगा के उसके ऊपर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि गूगल कोलैब के अंदर ही करो, क्योंकि रिसर्च के लिहाज से या कहीं पे भी ये ज्यादा बेनिफिशियल है। हमना का हमना का क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बेटा तुबा बोलो आप। मैम आपने अभी शेयर किया था कि रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप वो चैनल का लिंक शेयर कर दें हमारे साथ ग्रुप में। ठीक है मिस तुबा, वो जो है ना सर से हमने बात किया, वो इस वीक में इंशाल्लाह जो है ना आपसे शेयर हो जाएगा लिंक, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। आगे हमना का क्वेश्चन है कि मैम प्री प्रोसेसिंग में क्लीनिंग का वर्ड यूज हुआ है तो डाटा क्लीनिंग का क्या मतलब है? मैं बेसिकली बेटा जो डाटा प्री प्रोसेसिंग और डाटा क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास डाटा सेट के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज हैं तो इसका मतलब उन मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल करते हैं। हैंडल करना मीन कि हम उन मिसिंग वैल्यूज को देखते हैं कि हम इसको फिलअप कर सकते हैं। क्लीनिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट कोई नंबर ऑफ रोज हैं तो हम उन डुप्लीकेट नंबर ऑफ रोज को रिमूव कर दें, तो इसको भी हम क्लीनिंग कह सकते हैं ताकि हमारे पास डाटा सेट हो। समटाइम्स आपके पास डाटा सेट बहुत स्मॉल सा होता है, समटाइम्स आपके पास डाटा सेट जो है 10,000 की रोज में भी जा रहा होता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल का भी थोड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप उसके अंदर कितना मतलब कि उसको लेके बहुत ज्यादा हैवी डाटा हो तो उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती है, ठीक है। आगे एसन का जो है मैसेज है मैम इट इज बेटर टू रिमूव रोज विद मिसिंग वैल्यूज और इट इज नेसेसरी टू फिल देम। बेटा एसन इसमें ये चीज है कि आपको देखना है कि आप जो मतलब कि रोज जो है इट्स डिपेंड ऑन योर डाटा सेट कि अगर आपके पास डाटा सेट बहुत ज्यादा बड़ा है ना तो आप उस रोज को जो है वो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डाटा सेट कोई 400 सिर्फ रोज का है तो आप लोग उसको क्या करोगे कि उन रोज को डिलीट नहीं करोगे बल्कि उनको जो है फिलअप कर लोगे ताकि आपके पास डाटा सेट कम ना हो, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का? इस वीक में ना मैं आपको गूगल फॉर्म क्योंकि अभी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है तो आप लोग अभी कोडिंग स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट वीक में एआई एमएल मॉडल हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग अपना पूरा गूगल कोलैब की जो है लिंक शेयर करोगे गूगल फॉर्म पे, तो देन मैं चेक करूंगी, देन हम लोग डीप लर्निंग की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा यहाँ तक सिर्फ इसलिए तैयार नहीं करना कि हमने ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, इसको अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करो, इसके हर स्टेप्स को बड़े अच्छे से पढ़ो ताकि बाद में कोई भी चीजें मुश्किल ना हो आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग बता सकते हैं मुझे भी।